ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केबी प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। तो कार्यक्रम में आज जिन दो अहम निर्णयों पर हम चर्चा करने वाले हैं उनमें से एक तो ये कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अन्न वितरित किया जाता है निःशुल्क, उसकी अवधि 4 महीने और बढ़ा दी गई है। और दूसरा कि आज कैबिनेट ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। सबसे पहले हम आपसे जिस निर्णय पर बात करने वाले हैं, हम सभी जानते हैं कि बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। तो 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। तो मिस्टर प्रसाद, आप इस निर्णय का आकलन कैसे करते हैं? जैसे आपने कहा कि जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के सामने घोषणा की कि उनकी सरकार ने फैसला लिया, सरकार की तरफ से जो 3 कृषि कानून को लेकर काफी दिनों से एक तरह से किसान का एक वर्ग उसके तहत चलते हुए जो उन्होंने बात रखी वो सब हम सब ने सुना, और उसी में उन्होंने ये बात रखी थी कि आने वाले शीतकालीन सत्र में ये तीनों वापस ले जाएंगे। जो आज का फैसला है वो ये उसी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि कैबिनेट का जो फैसला होगा तो उसमें बिल के रूप में जब सरकार का प्रस्तावना जाएगी संसद के समय, और सरकार अपनी तरफ से जो भी हमारे कृषि मंत्री जब ये पेश किए थे बिल, वे संसद में उठ के अब सरकार की तरफ से रखेंगे कि हम ये एक्ट्स को हम वापस कर लें। तो वो उस पर फिर जब संसद की कार्रवाई पूरी हो जाती है, दोनों सदनों में निकल के जाएगी, और वो जो प्रक्रिया है तो ये उसी प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है। और मेरे ख्याल से 29 को जैसे हमारी सत्र शुरू होने वाला है, शेड्यूलिंग हो जाएगा इसके ऊपर निश्चित तौर पर। और एक जो अन्य निर्णय रहा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में जिसकी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कोविड महामारी के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको मुफ्त अनाज देने की एक बड़ी योजना रही और एक फ्लैगशिप कार्यक्रम रहा सरकार का। अगले 4 महीनों तक इस योजना के तहत जैसा कि अनाज वितरित किया जा रहा था, 5 किलो गेहूं चावल, वो उसी तरह से वितरित किया जाएगा। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज वितरित होगा। तो मिस्टर प्रसाद, कोविड महामारी के दौरान सरकार की एक अहम योजना रही है, और हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है और या अंत्योदय योजना है, उसमें मिलने वाले अनाज के अलावा अलग से अनाज का वितरण इस संवेदनशील दौर में सरकार द्वारा किया गया है। तो ये योजना किस तरह से इस दौर में एक बड़ी योजना रही सरकार की, और आगे जो 4 महीने और इसकी अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ये कैसे महत्वपूर्ण है? जैसे आपने बात कही, ये बिल्कुल सही है कि सरकार की तरफ से जब कोविड महामारी का शुरू हुआ प्रकोप, और पिछले साल हम सबको याद है कि सरकार की जब फैसला हुआ कि लॉकडाउन होगा और एकाएक लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, तो उस वक्त सरकार की तरफ से एक जन कल्याणकारी योजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ। और उसके तहत अब जैसे अब 5वां चरण आप शुरू होने वाला, 4 चरणों में अगर आप देखें, पिछले साल में रहा, उसका पहला चरण था, उसके बाद जुलाई के बाद नवंबर तक दूसरा चरण, तो उसके बाद मई और जून में शुरू हुआ, और अब जुलाई से लेकर नवंबर तक ये चौथा चरण 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। तो 1 दिसंबर से 5वां चरण शुरू होगा। हालांकि वो प्रकोप में सब देख रहे हैं कि काफी गिरावट आई है। सरकार की तरफ से जो टीकाकरण की 100 करोड़ के ऊपर आंकड़ा पार कर चुका है, और काफी हद तक हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे लौट रही है, लोग वापस अपने रोजगार पे पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद सरकार को लगा अभी भी कुछ ऐसा है कि जिनको अभी पूरी तरह से वो लेवल नहीं मिला जिसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, खासकर खाद्यान्न को लेकर। तो सरकार की तरफ से ये पहल बढ़ाने का वही वजह है कि ठीक है, पटरी पे आ रही है, लेकिन अभी भी लोगों को, खासकर वो समाज जिनके पास बिल्कुल ही परेशानी में रहे हैं, उनको अभी भी इस तरह की मदद, उनको खाद्यान्न पहुंचाकर आप उनको रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण सहायता पहुंचा रहे हैं। सरकार की मंशा यही दिखती है इसमें। जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कुछ आंकड़े भी साझा किए उन्होंने कि अब तक करीब 541 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया जा चुका है, और आने वाले 4 महीनों को अगर मिलाया जाए तो कुल मिलाकर 600 लाख मीट्रिक टन अनाज पूरी तरह से बांटा जाएगा इस योजना के तहत। और योजना में जो खर्च हुआ है वो लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए हुआ।
उन्होंने ये भी कहा कि विश्व स्तर पर ये एक बड़ी कल्याणकारी योजना रही इस दौर में, और हमने पहले कई ऐसे इस योजना के जो रिव्यू हैं उसमें देखा भी है कि इस योजना को एक बड़ी कल्याणकारी योजना के तौर पर विश्व स्तर पर देखा गया। आप कैसे देखते हैं कि ये किस तरह से एक बड़ी वेलफेयर स्कीम के तौर पर उभर कर आई, अगर हम विश्व के कई देशों से तुलना करें तो? जी बिल्कुल, देखिए जब हमने एक आंकड़ा रखा, हम सबने देखा भी 80 करोड़ लोग इसमें सीधा सीधा लाभान्वित हुए हैं, और इतने बड़ा संख्या, भारत की जनसंख्या सबको मालूम है विश्व में दूसरे स्तर पे हम आते हैं, तो ऐसे में इतने बड़े जनसंख्या में खासकर लोगों की परेशानी दूर करने में, रोजमर्रा जिंदगी उनको गुजारने में, खासकर जब से हमने कहा कि कोविड का प्रकोप शुरू हुआ और लॉकडाउन 1 हमने लागू किया पिछले साल अप्रैल में, तब से लेकर जो समस्याएं थी, तो सरकार लगातार इसके निदान के लिए कदम उठाती रही है। और यही वजह है, जैसे आपने कुछ आंकड़े दिए, उसी में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 5वां चरण है उसमें करीब 53,344 या 345 करोड़ जो है सीधा सीधी सब्सिडी, और जो आपने पूरा दिया 2,07,000 करोड़ का जो सब्सिडी है, ये उसी में अब तक 4 चरणों में बांटा गया। तो अब वाला मिला दे तो जो आपने आंकड़ा दिया था, और इतनी बड़ी योजना चलाना और सफलता चलाना ताकि लोग रोटी जो खाने को उन्हें कोई परेशानी ना हो, जो 5 किलो खाद्यान्न चावल या गेहूं जैसा चाहते हैं जिस प्रदेश में जिसका प्रचलन है, तो वाकई ये बहुत बड़ी योजना है। और शायद इसके बारे में कई विश्व के मंचों में भी चर्चा हुई भी है कि इतने बड़ी कल्याणकारी योजना चलाने में कितना सामर्थ्य दिखता है, देश अपने आप पे अपने जनहित में कितना कार्यक्रम कर रहा है। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, अगर आपको याद हो कि पिछले कुछ दिनों से कई के राज्यों से मांग उठ रही थी कि नवंबर में कल्याणकारी योजना का 4था चरण खत्म हो जाएगा, तो इसको बढ़ाया जाए। तो मेरे ख्याल से सरकार ने ये जो अलग अलग राज्यों में से अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मांग उठती आई है समय समय पर, वो भी एक तरह से इसको दर्शाता है कि सरकार कितना संवेदनशील है इस मामले में कि जन कल्याण योजना को उसको आगे अभी रखें, और अगले साल मार्च तक, जो कि हमारा वित्तीय कैलेंडर तब खत्म हो जाता है, तब तक इसको बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो अन्य कुछ निर्णय लिए उसकी भी जानकारी अपने श्रोताओं को हम देना चाहेंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को अगले 5 साल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति कारोबार के निजीकरण की मंजूरी दी गई है। इसी तरह एक अन्य निर्णय में एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट रिसर्च ऑब्जर्विंग सिस्टम की जो अम्ब्रेला स्कीम है उसको भी जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अगर संक्षेप में मिस्टर प्रसाद, आप जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है उस पर थोड़ी सी दृष्टि डालें कि इसको जारी रखने का जो निर्णय लिया गया है ये कैसे अहम है? ये इसलिए भी है कि देखिए करीब 9 लाख अप्रेंटिस जो कि सीधा सीधा आपने ट्रेनिंग तो पाया है, लेकिन जिसे कहते हैं काम पे अभी कुशलता नहीं है, तो ऐसे में अप्रेंटिस उसमें बहुत काम करता है। और सरकार का जो योजना है इसमें यह है कि जो इंडस्ट्री है और जो हमारे वाणिज्य संस्थाएं हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, वे अगर इस तरह के बच्चे छात्र जो कि ग्रेजुएट हो या जिनके पास डिप्लोमा हो, जो कि इंजीनियरिंग में हो, ह्यूमैनिटीज में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, वे बच्चे जो कि उनको प्रशिक्षण दिए जाए, और इसमें जो सरकार की तरफ से स्टाइपेंड का सपोर्ट है वो करीब 3,054 करोड़ है, जो कि 5 साल की परियोजना का जो लागन होना है। तो सबसे बड़ी बात है सरकार 9 लाख ऐसे रोजगार के तरफ कदम बढ़ाए और कुशल ट्रेनिंग खासकर उस इंडस्ट्री में दिया जाए जहां की उनकी जरूरत हो। तो उस तरह से इंडस्ट्री का कनेक्ट भी मिलता है कॉलेज से, और अपने डिप्लोमा लेके जब बाहर निकलते हैं वो और कुशल हो, ताकि वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट या अपना काम शुरू करने के लिए उनको आसानी महसूस हो। तो ये उस प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मिस्टर प्रसाद, केंद्रीय कैबिनेट के जो डिसीजंस रहे उन पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं के साथ विश्लेषण किया, जानकारी साझा की। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के.बी. प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।